साइंस के बोर्ड एग्जाम में ये बहुत जरूरी है कि आप एनसीईआरटी का एक एक इंपॉर्टेंट डायग्राम जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि लेबलिंग को आ सकता है, डायग्राम बनाने को आ सकता है, या डायग्राम पर बेस कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपकी डायग्राम की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आज के सेशन में मैं बायो के कंप्लीट डायग्राम का रिवीजन कराऊंगा। मैंने ऑलरेडी फिजिक्स का कराया है और वो वीडियो आपने जरूर देखा होगा, और अब बायो के सारे डायग्राम्स का मैं इस वीडियो में आपका रिवीजन कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से डायग्राम में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बच्चों, क्योंकि इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्लीट बायोलॉजी इंपॉर्टेंट डायग्राम का वन शॉट सेशन। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले सेशन में जुड़ जाइए और सेशन को एंड तक देखना बहुत जरूरी है बच्चों। बिना टाइम वेस्ट किए मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर आपके एनसीईआरटी में है वो है लाइफ प्रोसेसेस। तो हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेसेस का डायग्राम, ठीक है। तो यहां आप डायग्राम देख रहे हैं, ये सबसे पहला डायग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सर, ये डायग्राम बता क्या रहा है? ये डायग्राम बता रहा है पत्ती के क्रॉस सेक्शन, है ना। आपकी जो पत्तियां हैं जहां फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस में कौन मदद करता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है? तो इस पत्ती को अगर बड़ा करके इसकी इमेज देखेंगे, है ना, पत्तियों को बड़ा करके देखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो पत्ती की आपको ये लेयर दिखाई देगी। ये ऊपर वाली अपर एपिडर्मिस, ये नीचे वाली लेयर लोअर एपिडर्मिस। तो ऊपर और नीचे के लेयर में बीच में क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, गार्ड सेल्स हैं और कुछ एयर स्पेसेस हैं। तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट और गार्ड सेल, इनको ध्यान से देख लो, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है और फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो क्लोरोप्लास्ट के जो पत्तियों के जो स्टोमेटा के पोर होते हैं उससे अंदर जाता है। और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी स्टोमेटा पोर की ओपनिंग क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल। इसीलिए ये जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट और गार्ड सेल का बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग के साथ याद रखना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ फोटोसिंथेसिस किस लेयर में होगी, क्या अपर एपिडर्मिस में कि लोअर एपिडर्मिस में, तो आप क्या बताएंगे? तो इस पे बेस देखो, क्वेश्चन भी पूछा गया, मैं क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं। ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जो डायग्राम दिया है, ये डायग्राम किससे मिलता जुलता है? इसी डायग्राम से मिलता जुलता है। समझ में आया? और ये डायग्राम किसका है? पत्ती का क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। अब ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि इन द गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ सेल्स वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर। तो यहां पत्ती का जो क्रॉस सेक्शन है इसमें बहुत सारी लेयर है, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि पत्ती की किस लेयर में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस कहां ज्यादा होगा? जहां आपका क्लोरोप्लास्ट होगा। एग्री करते हैं कि नहीं? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, यानी लाइट एनर्जी को सोखता है, यूज करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनाता है। अब क्लोरोप्लास्ट कहां ज्यादा होगा? अब डायग्राम में देखिए, क्या ऊपर वाली लेयर में? नहीं। क्या सबसे आखिरी लेयर में? नहीं। ना फर्स्ट लेयर में, ना फोर्थ लेयर में, लेकिन बीच में देखिए ये है क्लोरोप्लास्ट। तो ये सेकंड में भी है और ये देखिए थर्ड में भी थोड़ा बहुत क्लोरोप्लास्ट है। तो यानी सही आंसर क्या जाएगा? सेकंड और थर्ड में सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है, तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस यही होगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा? सेकंड एंड थर्ड। आंसर बी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आता है। तो डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो डायग्राम नहीं क्लियर होगा, डायग्राम के इंपॉर्टेंट लेबलिंग याद नहीं करोगे, तो एग्जाम को कैसे क्रैक करोगे? बात समझ में आ गई? आइए नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपके इस बोर्ड एग्जाम में ये एनसीईआरटी एक्टिविटी पूछी जा सकती है। इस एक्टिविटी में आइए मैं समझा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको बोला है कि वेरीजेटेड लीफ लेना है। वेरीजेटेड लीफ मतलब अभी बताता हूं। आपने मनी प्लांट देखा है? मनी प्लांट जरूर देखा होगा। तो मनी प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उसमें कुछ ग्रीन एरिया होते हैं कि नहीं? जैसे ये ग्रीन पार्ट है ना, और कुछ ऐसा एरिया होता है जो लाइट ग्रीन है या किसी दूसरे कलर का है ना, अदर देन ग्रीन। तो ऐसे प्लांट
जैसे कि मनी प्लांट है, आपको इन प्लांट की एक पत्ती लेनी है, तो ऐसे ही प्लांट की पत्तियों को क्या कहा जाता है? वेरीजेटेड लीफ, जिसमें सारे पत्तियां हरे रंग की नहीं है, पत्तियों में पैच है, हरे के साथ कोई दूसरा कलर भी है, लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, लेकिन हरा भी है और कोई दूसरा कलर भी है। ऐसे पत्तियों को वेरीजेटेड लीफ कहते हैं। अब आपको क्या करना है? अब एनसीईआरटी एक्टिविटी में बोला है कि आपको ऐसा एक पत्ती लेना है, वेरीजेटेड लीफ लेना है, और इसको डार्क में रखना है। कहाँ रखना है? डार्क रूम में। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। ऐसा क्यों बोला है? डार्क रूम में इसलिए बोला है क्योंकि डार्क रूम में रखोगे तो फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, तो पहले से जो पत्ती में खाना था, स्टार्च था, वो 3 दिन डार्क में रखने पर वो बचा हुआ खाना, स्टोर फूड, वो यूज कर लेगा ये पत्ती। तो इसीलिए लिखा है कि कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। यानी इस पत्ती, जो आपने पत्ती ली थी, इसमें जो भी स्टार्च था वो यूज हो जाए, कोई नया स्टार्च, नया फोटोसिंथेसिस ना हो, इसीलिए आपने इस पत्ती को डार्क रूम में रख दिया। ठीक है। अब 3 दिन के बाद आपने उस पत्ती को निकाला और सनलाइट में रखा। कितने घंटे के लिए? 6 घंटे के लिए। क्यों रखा सनलाइट में? ताकि फोटोसिंथेसिस हो। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस हुआ, अब क्या करना है? अब पत्ती को तोड़ लेना है प्लांट में से, और आपको इसमें जो ग्रीन एरिया है उसे मार्क कर लेना है, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, ये ग्रीन एरिया, इसे मार्क कर लो, है ना। केवल ग्रीन एरिया को, नॉन ग्रीन पार्ट को मार्क नहीं करना है, केवल ग्रीन पत्ती का वो हिस्सा जो ग्रीन कलर का है, केवल उसे मार्क करना है। तो अभी तक हमने क्या किया? वेरीजेटेड लीफ लिया, उसको 3 दिन अंधेरे में रखा ताकि सारा स्टार्च यूज हो जाए, फिर उसको 3 दिन बाद अंधेरे कमरे से निकाला और 6 घंटे के लिए उसे धूप में रखा ताकि फोटोसिंथेसिस हो। ठीक है। और फिर 6 घंटे के बाद उसकी, उन पत्तियों के हरे पार्ट पर आपको लेबलिंग कर देनी है, या आपको एक मार्किंग कर देना है। तो मार्क द ग्रीन एरियाज इन द लीफ। ठीक है। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट्स। अब मार्क करने के बाद, जैसे मैंने ये पत्ती पे मार्क कर दिया ग्रीन पार्ट को, अब आप इस पत्ती को गर्म पानी में बॉईल कर दीजिए। ठीक है। ठीक है, बात बॉईल कर दिया। आफ्टर दिस इमर्स इट इन ए बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। बॉईल करने के बाद पत्तियों को, आपको उन पत्तियों को क्या करना है? अल्कोहल में डिप करना है। इमर्स इन ए बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। क्यों? अल्कोहल क्या करेगा? अल्कोहल सेल वॉल को ब्रेक कर देगा। प्लांट के जो सेल हैं उनमें सेल वॉल होता है, और सेल वॉल को ब्रेक करेगा। सेल वॉल को ब्रेक करने से क्या होगा? सारा क्लोरोप्लास्ट बाहर आ जाएगा, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल। तो सारा क्लोरोफिल पत्तियों से बाहर आ जाएगा अल्कोहल में। ठीक है। तो व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ लीफ? व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन? तो जब बाहर आ जाएगा तो पत्तियां क्या हो जाएंगी? पत्तियां कलरलेस हो जाएंगी, हरी नहीं रहेंगी अब वो। क्यों? सारा क्लोरोफिल तो बाहर आ गया ना। और इसके वजह से जिस पत्ती में हमने, पत्ती को जिस बीकर में बॉईल किया था, है ना, उसका कलर क्या हो जाएगा सोल्यूशन का? वो सोल्यूशन का कलर थोड़ा ग्रीन हो जाएगा क्लोरोफिल के वजह से। ठीक है। अब आपको क्या करना है? वो पत्ती जो अब कलरलेस हो गई है उस पे आयोडीन डालना है, आयोडीन में डिप करना है। तो आयोडीन क्या करेगा? अगर पत्ती में फोटोसिंथेसिस हुआ तो स्टार्च बनेगा, और पत्ती में स्टार्च, जहां जहां स्टार्च बनेगा वहां वहां आयोडीन डालने पर कैसा कलर आ जाएगा? ब्लू ब्लैक। तो जब हमने इस कलरलेस पत्ती को, जब हमने आयोडीन के सॉल्यूशन में डाला, तो जहां जहां ग्रीन था वहां वहां कैसा कलर आ गया? ब्लू ब्लैक, जैसा यहां आया था। तो ये किस बात को कंफर्म कर रहा है? इस बात को कंफर्म कर रहा है कि जहां जहां ग्रीन एरिया था वहां वहां फोटोसिंथेसिस हुआ, जब हमने उसको धूप में रखा था, और फोटोसिंथेसिस हुआ तो उसमें क्या बना? स्टार्च बना। फिर हमने इसको बॉईल किया, फिर अल्कोहल में डाला, तो इसका क्लोरोफिल बाहर आ गया, लेकिन स्टार्च तो अभी भी था ना, पत्ती में तो अभी भी स्टार्च था, लेकिन क्लोरोफिल बाहर आ गया, जिसकी वजह से पत्ती क्या हो गई थी? कलरलेस। लेकिन जब इस कलरलेस पत्ती को हमने आयोडीन के सॉल्यूशन में डिप किया, तो जहां जहां स्टार्च बनेगा वहीं वहीं तो केवल कलर क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लैक।
तो यहाँ जहां जहां ग्रीन था वहां वहां ब्लू ब्लैक कलर आ गया, जो इस बात को कंफर्म कर रहा है कि जहां स्टार्च बना था वहां आपका ग्रीन कलर से वो ब्लू ब्लैक कलर हो गया। और इसका मतलब ये भी साबित हो गया कि ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, जिसके वजह से स्टार्च बनता है। तो ये साबित क्या करता है कि ग्रीन पार्ट में ही, पत्तियों के ग्रीन एरिया में ही फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके वजह से स्टार्च बनता है। बात समझ में आ गई है ना? और वही चीज आप यहां देख रहे हो। एक्सपेरिमेंट टू शो द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट देकर पूछ सकता है एक्सपेरिमेंट का टारगेट क्या था या एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था। यह साबित करना कि जहां ग्रीन पार्ट है वहां क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल होगा तो ही फोटोसिंथेसिस होगा और तभी स्टार्च बनेगा। और स्टार्च बना है यह साबित हो गया आयोडीन टेस्ट से, क्योंकि जहां जहां ग्रीन रंग था जो हमने मार्क किया था, केवल वहीं वहीं ब्लू ब्लैक कलर आया आयोडीन की वजह से। तो यानी कि केवल वहीं वहीं स्टार्च बना। और वहीं स्टार्च क्यों बना? क्योंकि वहीं ग्रीन पार्ट था, ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल था, जिसने फोटोसिंथेसिस किया और स्टार्च बनाया। है ना? देख रहे हो ना, जहां जहां ग्रीन पार्ट है केवल वहीं वहीं ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है, बाकी जगह कलरलेस होगी पत्तियां। ठीक है? तो ये वो एरिया है जो कि क्या है, ये वो एरिया है जो कि इफेक्टेड बाय स्टार्च टेस्ट, जहां ब्लू ब्लैक हो गया। और ये पत्ती का बाकी एरिया वो कलरलेस हो गया था, क्योंकि हमने उसको इथेनॉल में क्या किया था, डिप किया था गर्म करने के बाद। तो ये कुल मिला के रिजल्ट है। समझ में आता है? ये एनसीईआरटी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से सुन लो क्या किया हमने, ध्यान से सुनना। पहले हमने वेरिजेटेड लीफ लिया। वेरिजेटेड लीफ मतलब जो दिखने में ऐसा हो, जहां थोड़ा ग्रीन पार्ट भी हो और ग्रीन के अलावा कोई दूसरा कलर भी पत्ती में हो, ऐसी पत्तियों को वेरिजेटेड लीफ कहते हैं। अब इसको हमने 3 दिन क्या रख दिया, डार्क में, अंधेरे में। क्यों? क्योंकि अगर पत्तियों में स्टार्च हो तो वो यूज हो अगले 3 दिन में, लेकिन कोई नया स्टार्च ना बने, फोटोसिंथेसिस से नया स्टार्च ना बने, ऑलरेडी जो पहले का स्टार्च है वही यूज हो। ठीक है? तो सारा का सारा क्या हो गया, 3 दिन में सारा का सारा पत्ती का स्टार्च यूज हो गया। अब 3 दिन बाद उस पत्ती को, इसी पत्ती को मैंने अंधेरे से निकाला और धूप में रख दिया कुछ घंटों के लिए, ताकि फोटोसिंथेसिस हो और नया स्टार्च बने। ठीक है? अब हमने क्या किया, अब हमने पत्ती के ग्रीन एरिया को मार्क कर दिया। फिर पत्ती को हमने बॉयल किया। बॉयल करने के बाद इथेनॉल में डाला तो पत्ती क्या हो गई, कलरलेस। और इथेनॉल के सोल्यूशन का कलर क्या हो गया, ग्रीन। क्यों? क्योंकि इथेनॉल में डालने से सेल वॉल टूट गया। सेल वॉल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल था, वो सारा पत्ती से बाहर आ गया। तो सोल्यूशन का कलर तो ग्रीन हो गया, लेकिन पत्ती कलरलेस हो गई। ठीक है? अब फिर उसी पत्ती को जब हमने आयोडीन सोल्यूशन में डाला तो जो जो एरिया हमने ग्रीन से मार्क किया था पत्ती का, वो एरिया क्या हो गया, ब्लू ब्लैक कलर का। तो इससे क्या साबित हुआ कि उसी एरिया में तो स्टार्च बना है, क्योंकि स्टार्च के प्रेजेंस में ही आयोडीन का कलर क्या हो जाता है, ब्लू ब्लैक। और इसीलिए मैंने ये आपको दिखाया है कि आयोडीन जब हमने आलू में डाला तो इसका कलर क्या हो गया, ब्लू ब्लैक। इसका मतलब ये साबित हुआ कि आलू में क्या है, स्टार्च। तो पत्ती के ग्रीन पार्ट में जो कि कलरलेस हो गया था, लेकिन जब उन्होंने आयोडीन सोल्यूशन में डाला तो वो पार्ट क्या हो गया, ब्लू ब्लैक। इसका मतलब ये साबित हुआ कि ग्रीन पार्ट में ही क्लोरोफिल के वजह से फोटोसिंथेसिस हुआ और केवल ग्रीन पार्ट में ही क्या बना, स्टार्च बना। इसीलिए केवल ग्रीन पार्ट का कलर ही ब्लू ब्लैक हुआ है। दूसरे पार्ट का कलर जो हमने मार्क नहीं किया था वो आपका ब्लू ब्लैक नहीं हुआ है ना, वो तो कलरलेस हो गया था। तो क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट। फिर मैंने अभी क्या बोला, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री और एग्जिट पत्तियों में होगी, भाई अंदर जाएगा पत्ती में, तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा। तो वो अंदर कैसे जाएगा पत्ती में, तो पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे कहते हैं स्टोमेटल पोर। और ये स्टोमेटल पोर कभी ओपन होते हैं और कभी क्लोज होते हैं। और ये ओपन और क्लोज होते हैं तो ये कौन कंट्रोल करता है, ये भी देख लेते हैं। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा चौड़ा है, इसका मतलब कि यहां स्टोमेटा का जो पोर है वो ओपन है। क्या है, ओपन है। ठीक है? और ये ओपन कब होता है,
ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है? मैंने बता रखा है गार्ड सेल्स। तो ये आपके जो पीले कलर के हैं ये गार्ड सेल्स हैं। तो होता क्या है कि गार्ड सेल्स में पानी भर जाता है, सारा खेल पानी का है। गार्ड सेल्स ने क्या किया, गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर जाता है। ये देखो पानी की एंट्री हुई, पानी की एंट्री से गार्ड सेल्स क्या कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। और गार्ड सेल्स स्वेल फूल जाते हैं तो स्टोमेटा का पोर ओपन हो जाता है। अब क्लोज कब हो, अब ओपन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुस जाएगी पत्तियों के अंदर। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुस गई अंदर एटमॉस्फेयर से। लेकिन जब जरूरत नहीं है तब तो स्टोमेटा का पोर बंद हो जाएगा ना। जैसे रात में क्या जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना। रात में तो धूप है नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ले भी लेगा प्लांट, तो खाना कैसे बनाएगा, तो रात में बंद हो जाएगा। तो बंद कैसे होगा, अब जो पानी भर गया था गार्ड सेल्स में वो पानी अब बाहर निकलेगा। तो जो गार्ड सेल्स स्वेल किए थे वही गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। जैसे किशमिश, अंगूर से एक सिकुड़ गया तो किशमिश बन गया। तो पानी के बाहर निकलने से गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाते हैं, जिससे स्टोमेटा का पोर बंद हो जाता है, यानी क्लोज हो जाता है ना। तो गार्ड सेल्स के अंदर पानी के भर जाने से गार्ड सेल्स स्वेल करते हैं तो स्टोमेटा का पोर ओपन। और पानी के बाहर आ जाने के कारण, कहां से पानी बाहर आया, गार्ड सेल्स के अंदर जो पानी भरा था वही पानी बाहर आ गया, तो गार्ड सेल्स श्रिंक कर गए। यहां गार्ड सेल्स श्रिंक हो गए, और इस केस में क्या थे, गार्ड सेल्स स्वेल कर गए थे। तो जब यहां श्रिंक करेंगे तो स्टोमेटा का पोर बंद हो जाएगा, तो एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होगा। तो ये डायग्राम देखकर आपको पहचानना पड़ेगा, और लेबलिंग भी आ सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट हैं, ये आपका बीच का एरिया स्टोमेटा का पोर है, जो यहाँ ओपन यहाँ क्लोज है, और ये पीले रंग वाले गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और वही चीज़ मैंने जो पढ़ाई है वही चीज़ एनसीईआरटी में लिखी है, जो मैंने यहाँ लिख दी कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर, कौन सा पोर, स्टोमेटल पोर, इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स स्वेल when water flows into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, when water flows out, guard cells shrink and stomatal pore closes. समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब ये भी एक एक्टिविटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में दी है, और इस एक्टिविटी से साबित होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है या नहीं। तो इसके लिए क्या किया गया, दो प्लांट लिया गया, सिमिलर प्लांट, दोनों को शीशे के ढक्कन से ढक दिया गया। लेकिन पहले प्लांट के केस में क्या है कि इसको ढकने से पहले इस प्लांट के बगल में एक प्लेट में रख दिया गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जबकि दूसरे प्लांट में ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। तो यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगल बगल के इस इन्वायरमेंट से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है, इस प्लांट के अंदर, मतलब ये जो प्लांट है ना, इसको जार से ढक दिया गया। अब जार के अंदर खाली जगह है, हवा है, उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए ही ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कौन कर लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि इस जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सारा कुछ इसने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन इस जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब आप ही बताओ, जहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है क्या वहां फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं होगा। और जहां कार्बन डाइऑक्साइड है क्या वहां फोटोसिंथेसिस होगा, हाँ होगा, क्योंकि जार शीशे का है, तो शीशे में तो रोशनी आएगी, सनलाइट आएगी, सनलाइट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, पानी भी जड़ से मिल ही जा रहा है, तो फोटोसिंथेसिस तो होगा। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा बी के केस में। ए के केस में फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए के केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, सारी गैस क्या हुई, KOH ने एब्जॉर्ब कर ली। बात समझ में आ गई। और इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि बॉटम से इस जार को सील कर दिया गया था, यानी कि हवा कहीं से इस जार के अंदर एंटर नहीं कर पाए, नहीं तो हवा एंटर कर जाएगी, तो आप इधर से एब्जॉर्ब कर रहे हो, पता चला नई हवा घुस गई, तो आप एक्सपेरिमेंट से साबित नहीं कर पाओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है या नहीं। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये साबित हो गया कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस लिए यूज हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसका फंक्शन क्या था।
और इस एक्सपेरिमेंट से क्या साबित होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब अगला डायग्राम जो है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब समझ रहे हो, ये पाइप, ऐसी पाइप जो यहां से शुरू हो रही है और यहां जाकर खत्म हो रही है, इस पूरी सी लंबी पाइप को ही एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। जो स्टार्ट हो रही है माउथ से, बक्कल कैविटी से, और खत्म हो रही है एनस पे, इस लंबे से ट्यूब को ही हम एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं। ठीक है। अब बच्चों इसमें खाने का रास्ता देखो, सबसे पहले खाना कहाँ आएगा? बक्कल कैविटी में। यही बात आती है किसकी? सलाइवा की, जिसमें सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। जो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है, लेकिन प्रोटीन और फैट का डाइजेशन माउथ में नहीं होता। फिर खाना कहाँ आता है? फिर आपका खाना आता है ओइसोफेगस में, फूड पाइप में, और यहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण खाने को ढकेला जाता है किसके तरफ? स्टमक के तरफ। ठीक है। अब स्टमक में आया खाना, तो स्टमक में क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। कहाँ से? स्टमक की जो दीवार होती है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, और उन ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। और उस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? HCl, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस। HCl क्या करता है? खाने के साथ जो बैक्टीरिया है उसको मारता है, और पेप्सिन एंजाइम को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और फिर उस एसिडिक मीडियम में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है। तो आपके पेट में प्रोटीन का क्या होता है? डाइजेशन होता है। फिर खाना जो है वो यहाँ से कहाँ एंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। तो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, देख लो, यहाँ से शुरू हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ तक पेट था, यहाँ से अब स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? फिर लीवर में क्या बना था? बाइल जूस, वो आकर स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। फिर जब खाना कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ से बाइल जूस आकर खाने में मिल जाता है, ताकि खाने को, जो कि स्टमक से आया है, एसिडिक है, उसे अल्कलाइन बनाना है, तभी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स है वो काम कर पाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ बाइल जूस में जो बाइल सॉल्ट होते हैं वो फैट का एमल्सिफिकेशन भी करते हैं। क्लियर। फिर यहाँ पैंक्रियाज भी है। खाना जैसे जैसे आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो पैंक्रियाज से एंजाइम आते हैं। पैंक्रियाज में बनता है पैंक्रियाटिक जूस, जिस जूस में होते हैं पैंक्रियाटिक एमाइलेज और पैंक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है। क्लियर। और ट्रिप्सिन, समझ में आया? वो खाने को और तोड़ते हैं। फिर खाना और आगे बढ़ता है तो आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ग्लैंड्स हैं उनसे एंजाइम निकलते हैं जो खाने को और तोड़ देते हैं, और इतना तोड़ देते हैं कि खाना अब और टूटने लायक नहीं है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के ही दीवालों में ऐसे विलाइज होते हैं जो खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हैं, ताकि मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड कर सके एब्जॉर्प्शन के लिए। तो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, अब यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है? ब्लड में। ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसमें अभी भी थोड़ा पानी है, वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, खाने का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। खाने का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, खाने का डाइजेशन खत्म हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, खाने का डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता। ठीक है। क्लियर। मतलब यहाँ डाइजेशन होगा, स्टमक में डाइजेशन होगा, आखिरी डाइजेशन और कंप्लीट डाइजेशन फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। इसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन होगा। पानी का एब्जॉर्प्शन केवल लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और अनडाइजेस्टेड फूड फिर एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका, अब आपको इसमें हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें कि करेक्ट सीक्वेंस बताओ, खाने का जो पाथ है वो सीक्वेंस बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा। तो सीक्वेंस सही क्या है? पहले खाना कहाँ पहुंचा? बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद कहाँ पहुंचा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर यहाँ से कहाँ पहुंचा? लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर एनस, और एनस से खाना बाहर। ये मत सोचना कि लीवर दिया है तो खाना लीवर में भी घुस जाएगा, नहीं। लीवर सपोर्ट कर रहा है डाइजेशन में, लेकिन खाना लीवर में घुस नहीं रहा है। ठीक है। चलो आगे चला जाए।
और स्मॉल इंटेस्टाइन की ही जो लेंथ होती है वो हर्बीवोरस में ज़्यादा होती है, कार्निवोरस में कम होती है। शाकाहारी जानवरों में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि वो प्लांट को खा रहे हैं, प्लांट में है सेलुलोज और सेलुलोज को पचाने में समय लगेगा, तो उनकी आंतें बड़ी होती हैं ताकि धीरे धीरे खाना आगे बढ़े तो सेलुलोज को तोड़ा जा सके। लेकिन जो मांसाहारी जानवर हैं वो तो जानवर को मार के खा रहे हैं। जानवर एनिमल्स में क्या है, सेल वॉल होता नहीं है, तो उनको डाइजेस्ट करना ईजी है। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो हर्बीवोरस एनिमल में बड़ी होती है, लंबी होती है। क्यों? एज कंपेयर टू कार्निवोरस। तो रीजन यही सेल्यूलोज वाला आपको देना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। नेक्स्ट डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया है। 2 टेस्ट ट्यूब है, दोनों टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर है। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एक समय तो एक टेस्ट ट्यूब में तो पिचकारी से हवा इसमें ब्लो की जा रही है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आप एक मतलब पाइप से हवा फेंक रहे हो, सांस जो छोड़ रहे हो, तो आपकी जो एक्सहेल एयर है, एक्सहेल मतलब सांस छोड़ने के बाद जो एयर निकली वो एयर यहां आ रही है। और ये जो पिचकारी से आपने जो हवा मारी, तो ये हवा कहां से थी? पिचकारी के अंदर हवा कहां से आई? एटमॉस्फेयर से। अब हमारे एटमॉस्फेयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड है और जो सांस हम छोड़ रहे हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहां 2 क्वेश्चन पूछा है कि जब आपने पिचकारी से इसमें हवा मारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यानी लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर में जो मिल्की हुआ तो वो जल्दी हुआ कि लेट हुआ? और जब आपने सांस छोड़ा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मिल्की हुआ वो जल्दी हुआ कि लेट हुआ? तो पहले ये सोचना है कि लाइम वाटर मिल्की कब होगा। तो लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये जल्दी मिल्की तब होगा जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल्दी से किसमें बदल जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट में, और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही लाइम वाटर क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है। तो जल्दी मिल्की तब होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा। अब किस केस में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है? जो हमने सांस छोड़ा उसमें, कि जो एटमॉस्फेयर की हवा थी जो उसको पिचकारी से ब्लो किया गया उसमें? तो आपको ये मैं बता दूं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड केवल 0.04% है, लेकिन जो सांस हम छोड़ रहे हैं उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड 4% है, यानी बहुत ज्यादा का अंतर है। तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किस में है? हमारी सांस छोड़ने वाली हवा में, यानी एक्सहेल्ड एयर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो एक्सहेल्ड एयर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एक्सहेल्ड एयर को जब हम लाइम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो मिल्की जल्दी होगा ना। तो इसीलिए बी केस में कम समय में लाइम वाटर मिल्की हो जा रहा है। ये रहा बी केस, क्योंकि एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड 4% है, ज्यादा है। तो इसको जब हमने ब्लो किया तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर जल्दी कैल्शियम कार्बोनेट बनाकर मिल्की हो जाता है। लेकिन जब हम पिचकारी से जब हम हवा ब्लो कर रहे हैं तो वो एटमॉस्फेयर का ही हवा इसमें जा रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड केवल 0.04% है। तो कम कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए लाइम वाटर को मिल्की होने में ज्यादा समय लगेगा। तो केस ए में समय ज्यादा लगेगा मिल्की होने में, और केस बी में कम समय में मिल्की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा है। और इस चीज को मैंने समझा दिया, ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसा मेरा दिल कर रहा है, क्योंकि ये सब ऐसी एनसीईआरटी एक्टिविटी है जिस पर पिछले 3-4 सालों से क्वेश्चन नहीं बना है। तो नहीं बना है तो आपके बोर्ड एग्जाम में तो आ सकता है, लेकिन आपका सही होगा क्योंकि आप राघवेंद्र सर से पढ़ रहे हो और राघवेंद्र सर डिटेल में पढ़ा रहे हैं। समझ में आ गया? दिक्कत तो नहीं आएगी ना? ठीक है, चलिए। तो एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स मोर CO2 एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक एयर। यहां ऑक्सीजन नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक एयर होगा। तो हवा में जो एयर है और जो हम सांस छोड़ रहे हैं वो एयर,
उन दोनों को कंपेयर करें तो सांस छोड़ने में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा है। तो उस केस में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से लाइम वाटर तुरंत मिल्की हो जाएगा, जल्दी, कम समय में। लेकिन पिचकारी से अब अगर आप लाइम वाटर में हवा ब्लो करोगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कम है, तो लाइम वाटर को मिल्की होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलिए, रीज़न के साथ मैंने बताया है। अगला ये आप देख पा रहे हो, बिल्कुल रिस्पिरेशन का यहाँ केस है। यहाँ आपको रिस्पिरेशन समझाया है, एरोबिक भी और एनारोबिक भी। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का देखोगे, ये आपका एरोबिक रिस्पिरेशन है, जिसमें ग्लूकोज 6 कार्बन का 3 कार्बन के पायरुवेट में टूटा, साथ में एनर्जी भी रिलीज हुई, और ये सारा कुछ कहाँ हुआ? सेल के साइटोप्लाज्म में, पहला स्टेप। अब ये पायरुवेट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, और यही पायरुवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट जाता है CO2, पानी और एनर्जी में। तो एनर्जी 2 स्टेप में रिलीज हुई, और एनर्जी को रिलीज करने में आपको ऑक्सीजन की हेल्प लेनी पड़ी, ऑक्सीजन का यूज हुआ। इसीलिए ये कौन सा रिस्पिरेशन है? एरोबिक रिस्पिरेशन। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी यहीं से आ रही है, इसीलिए तो सांस ले रहे हैं, ताकि सांस लें, ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाए, वहां से ब्लड में जाए, ब्लड से कहाँ जाए? सेल में, सेल से कहाँ जाए? माइटोकॉन्ड्रिया में, और तब जाकर ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, तब पायरुवेट टूटेगा और आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी एनर्जी की डिमांड ज़्यादा है, इंसानों की, एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, विराट कोहली की तरह एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एनर्जी की डिमांड है हमारी 200,000 जूल। अब वो एनर्जी की डिमांड यहाँ से नहीं पूरी हो पा रही है। मान लेते हैं कि एरोबिक रिस्पिरेशन से केवल डिमांड का केवल 60% ही पूरा हो रहा है। डिमांड है 100% की, और उसका केवल 60% केवल यहाँ से मिल रहा है। तब बॉडी क्या करेगी? तो बॉडी कहती है टेंशन मत लो, हमारे पास एक तरीका और है एनर्जी पैदा करने का। तो जो बचा हुआ 40%, यानी जो डिमांड के बाद भी जो बच गई, डिमांड थी 100 की, सप्लाई यहाँ से एनर्जी कितनी मिली? 60%। अब बाकी 40% एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो उसके लिए एक और हमारे पास पाथवे है, एक और तरीका है जो एनारोबिक रिस्पिरेशन का है। अब उस तरीके में क्या होता है? पहला स्टेप तो सेम है। अब दूसरे स्टेप में ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता, ये पायरुवेट हमारे मसल्स के सेल्स में बिना ऑक्सीजन, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन के, ये बदल जाता है लैक्टिक एसिड में, और साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज करता है। तो यहां से एनर्जी मिल गई। तो जब हमारी एनर्जी की डिमांड ज्यादा होती है तो ये वाला भी पाथवे चलता है और ये वाला भी चलता है, दोनों से एनर्जी मिल जाती है और हमारी डिमांड पूरी हो जाती है। लेकिन इस ऊपर वाले पाथवे में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इसमें लैक्टिक एसिड बन रहा है, जिससे मसल्स को क्रैम्प आता है, मसल्स में थकान होती है। ठीक है? लेकिन ये जब एनर्जी की डिमांड हाई होगी तब, लेकिन आप सो रहे हो तो एनर्जी की डिमांड कम हो गई, और वो डिमांड यहां से आराम से पूरी हो जाएगी। तब इस वाले पाथवे की जरूरत नहीं है। तब क्या होगा? तब ये पाथवे रुक जाएगा और ये काम नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? लेकिन ऊपर वाला जो रिस्पिरेशन है, जिससे फूड से एनर्जी बनी, क्या इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी? नहीं। तो ये एक तरीके का एनारोबिक रिस्पिरेशन है। क्या है? एनारोबिक रिस्पिरेशन है। तो यहां से लेकर ये आपका एनारोबिक रिस्पिरेशन है ना, और ये लाल वाला जो पाथवे है ये आपका एरोबिक रिस्पिरेशन। बात समझ में आ गई? अब एनारोबिक में एक और स्टेप है कि ग्लूकोज टूटा पायरुवेट में, और पायरुवेट ऑक्सीजन के एब्सेंस में, पायरुवेट ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ध्यान से देख लो, पायरुवेट ऑक्सीजन के एब्सेंस में ईस्ट में क्या करता है? ईस्ट पायरुवेट को इथेनॉल में बदल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, और साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज करता है और एनर्जी का यूज कर लेता है ईस्ट। लेकिन इस प्रोसेस में इथेनॉल बना और इसी से शराब बनाई जाती है। ये लैक्टिक एसिड क्रैम्प का कारण है, थकान का कारण है, लेकिन अल्कोहल बनाने का तरीका यह है। तो ईस्ट क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट को चाहिए क्या? कोई भी शुगर
चाहे वो अंगूर से मिले, चाहे वो जौ से मिले, है ना, चाहे वो आपका किसी और सोर्स से मिले। तो हम लोग जो शराब बनाते हैं, जैसे वाइन अंगूर से बनती है, बियर अनाज से बनता है ना, जैसे हम लोग गेहूं खा रहे हैं तो गेहूं अनाज है, उसी तरह जौ भी अनाज है, उससे भी गेहूं शराब बनती है। तो शराब में हम क्या करते हैं, शराब में हम जैसे अंगूर है, अंगूर का जो शुगर है उसको हमने पायरुवेट में बदल दिया और फिर उसमें हमने क्या किया, ईस्ट डाल दिया। तो वो ईस्ट क्या करेगा, अंगूर में जो भी शुगर है उसे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी यूज कर लेगा, लेकिन हमको इथेनॉल मिल जाएगा ना, तो शराब बन गई। और इसीलिए शराब में जो गैस होती है, जैसे बियर का ढक्कन आप खोलोगे गैस निकलेगी, तो वो गैस यही होती है कार्बन डाइऑक्साइड वाली, ठीक है। तो ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए अगले डायग्राम पे चलते हैं। अब नेक्स्ट डायग्राम है आपका, ये आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है जो ब्रीदिंग में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ आपको पाथवे देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो एयर एंटर करती है वो नेजल पैसेज से एंटर करती है, फिर नेजल पैसेज के बाद एयर आती है कहाँ, हमारे फेरिंग्स में यहाँ, फिर आती है लैरिंग्स में। तो ये फर्स्ट, फिर ये सेकेंड, फिर थर्ड, लैरिंग्स के बाद आती है ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया में याद करना है, इंपॉर्टेंट है कि ट्रैकिया में जो कार्टिलेज के बने रिंग्स होते हैं, कार्टिलेज के बने रिंग्स, बोनी रिंग्स नहीं, ये रिंग्स देख रहे हैं, ये रिंग्स, ये रिंग्स, ये रिंग्स, ये रिंग्स, ये रिंग्स, तो कार्टिलेजनस रिंग होते हैं। कार्टिलेज कहाँ है, ये जो नाक के टिप, कान पे, तो कान आपका हड्डी का थोड़ी बना, हड्डी का बना होता तो हार्ड होता, देखो कितना मुलायम है, तो ये कार्टिलेज का बना है। फिर यहाँ से एयर कहाँ जाती है, एयर फिर जाती है ब्रोंकाई में, ये देख रहे हैं, ये दो ब्रांच देख रहे हैं, ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद छोटी छोटी ब्रांचेस दिख रही हैं, ये ब्रोंक्यूल्स, और फिर उसके बाद जाती है एल्वुलाई में, एल्वुलर सैक में, जहाँ एक्सचेंज होता है। फिर ये आपका डायफ्राम है, जब सांस लोगे तो ये डायफ्राम थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, यानी नीचे को आएगा, ठीक है, और जब सांस छोड़ोगे तो ये डायफ्राम वापस से ऊपर जाएगा और डोम शेप का हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो एल्वुलाई है, एल्वुलाई ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है और बहुत पतली दीवारों का बना होता है, थिन वॉल्ड होता है, ताकि एक्सचेंज हो सके, है ना। तो यहाँ जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी ऑक्सीजन है, वो ब्लड में आ जाएगा और ब्लड का जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर। तो यहां आपको डायफ्राम और लिप्स का, आपको रिब्स का पूछा जाता है फंक्शन। बात समझ में आ गई। जब आप सांस अंदर लेते हो तो आपकी ये जो डायफ्राम है ना, जो नॉर्मली डोम शेप का होता है, ये डायफ्राम नीचे जाता है और ये थोड़ा फ्लैट हो जाता है सांस अंदर लेते समय, तो ताकि जगह बनेगी तो लंग्स क्या होगा, फूलेगा, उसमें हवा भरेगी। तो व्हेन वी ब्रीद इन, आवर डायफ्राम फ्लैटेंस, यानी फ्लैट हो जाता है, यानी नीचे जाता है, एंड रिब्स लिफ्ट अप, रिब्स को हम क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्राम वापस ऊपर जाता है और डोम शेप का हो जाता है, और रिब्स को हम अंदर की तरफ ले जाते हैं, मूव्स इनवर्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। चले आगे, नेक्स्ट। फिर ये हार्ट का डायग्राम है। हार्ट के डायग्राम में सबसे पहले आपको याद रखना है ब्लड की एंट्री कहाँ कहाँ से हो रही है। तो सबसे पहले ब्लड आता है, ये आपका जो चैम्बर है राइट आर्टरियम में। कौन लाता है, तो हार्ट की तरफ लाता है वेना कावा। वेना कावा क्या है, वेन्स है, बॉडी की सबसे बड़ी वेन्स है, जो ब्लड को, वेन्स हमेशा याद रखना ब्लड को क्या करती हैं, हार्ट की तरफ लाती हैं। तो ब्लड यहाँ आया, ठीक है, यहाँ से भी आ गया। तो सबसे पहले किस चैम्बर में आया, राइट आर्टरियम में। फिर राइट आर्टरियम के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, नीचे वाला चैम्बर वेंट्रिकल, ठीक है। अब इतने पोर्शन को आप देख रहे हो कि हल्का सा ब्लू कलर का दिखाया गया है, क्यों, इतने पार्ट को ब्लू कलर का और इतने पार्ट को अंदर देखो रेड कलर का, हल्का सा क्रीम कलर का दिखाया गया है, क्यों, ये दिखा रहा है कि ब्लड अपने साथ क्या लाया है, कार्बन डाइऑक्साइड लाया है। क्या लाया है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस ब्लड में अभी कार्बन डाइऑक्साइड है, अभी आपका ब्लड शुद्ध नहीं है।
तो ब्लड जब राइट वेंट्रिकल में आएगा तो अभी इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन चाहिए क्या, ऑक्सीजन। कहाँ मिलेगा, फेफड़े में। फेफड़े में कहाँ, अब थोड़ा इसको याद करो, यहाँ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ है। आपने जो सांस लिया, सांस लेने पर जो हवा एल्वुलाई में गई उसमें ऑक्सीजन है, उसमें ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन चाहिए ब्लड में, लेकिन अभी ब्लड में क्या है, अभी ब्लड में तो कार्बन डाइऑक्साइड भरा है। तो ब्लड को कहाँ भेजना पड़ेगा, लंग्स में। तो लंग्स हृदय से, हार्ट से दूर है, तो हार्ट से दूर कौन ब्लड को ले जाएगा, आर्टरी। और लंग्स की बात हो रही है तो कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो अब ब्लड यहाँ से निकलेगा, ब्लड यहाँ से निकलेगा और कहाँ जाएगा, हार्ट में। कौन लेके जाएगा, लंग्स में जाएगा, कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पहुंचा, लंग्स। लंग्स में कहाँ, एल्वुलाई में। ठीक है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड आया, हाँ आया। अब इसमें क्या है, अभी आपने देखा इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड भरा था, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाएगा एल्वुलाई को, और एल्वुलाई का जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर आ जाएगा। अब ऑक्सीजन युक्त ब्लड हो गया, अब आपके ब्लड में ऑक्सीजन आ गया है। लेकिन इसको डायरेक्टली यहीं से आपके फेफड़े से पूरे बॉडी में नहीं भेज सकते, पंप करना पड़ेगा, तब तो जाएगा पानी। जैसे हम लोग टंकी मोटर चलाते हैं तो मोटर पानी को पंप करता है, तभी तो पानी टंकी तक जाता है। तो उसी तरह ब्लड को पंप करना पड़ेगा, तब ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेके बॉडी पार्ट्स में जाएगा। तो फेफड़ा थोड़ी पंप कर पाएगा। तो ब्लड में ऑक्सीजन तो आ गया, लेकिन अभी इस ब्लड को पंप करना जरूरी है, और पंप तो हार्ट ही करेगा। तो ब्लड को दोबारा हार्ट में जाना पड़ेगा। तो ब्लड आपकी एल्वुलाई जो कहाँ है, फेफड़े में, फेफड़े से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, आपकी हार्ट की तरफ। तो हार्ट की तरफ कौन लेके जाएगा, वेन। अब इस बार फेफड़े से हार्ट की तरफ जा रहा है, तो कौन सी वेन, पल्मोनरी वेन। कौन सी वेन, पल्मोनरी वेन। ध्यान से देखो, ये देखो, अब ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो अब आ चुका है आपके लेफ्ट आर्टरियम में। तो ये तीसरा, 4 चैम्बर होते हैं, तो पहले चैम्बर जिसमें ब्लड आया वो ये था, दूसरा चैम्बर ये था, तीसरा चैम्बर ब्लड यहाँ आया। फिर आर्टरियम क्या करेगा, आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, तो ये गेट खुल जाएगा और सारा जो ब्लड है, ये सारा ब्लड आपका आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये दोनों एक ही टाइम पे लगभग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड है वो ब्लड इस एओर्टा, एओर्टा क्या है, सबसे बड़ी आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी। तो जब ये वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। तो एओर्टा ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रहा है, तो हार्ट से दूर कौन ले जाता है, आर्टरी। तो एओर्टा क्या है, आर्टरी है, सबसे बड़ी आर्टरी है अपने बॉडी की, हार्ट की। ठीक है, बस अपने बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है। तो इस तरीके से ये, अब आप क्या देख रहे हो, आधे इन 2 चैम्बर में तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और बाकी इन दोनों चैम्बर में ऑक्सीजन वाला ब्लड, लेकिन कहीं भी ये दोनों मिक्स नहीं हो रहे, है ना, कमाल की चीज। और ब्लड की 2 बार एंट्री हो रही है हार्ट में, एक बार यहाँ एंट्री हो रही है गाजे बाजे बैंड बाजे के साथ, और एक बार यहाँ इस चैम्बर में हार्ट ब्लड की एंट्री हो रही है। इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। यहाँ से आया, लंग्स में गया, लंग्स से वापस हार्ट में आया, 2 बार एंट्री हुई, तब जाकर एग्जिट हुई। मतलब घर में घुसे, फिर किचन के दरवाजे में फिर घुसे, तब जाकर बाहर निकले पीछू के दरवाजे से। तो 2 बार एंट्री, 1 बार एग्जिट, तो 2 बार एंट्री हो रही है ब्लड की, इसलिए डबल सर्कुलेशन। और कभी भी मिक्सिंग नहीं हो रही है। क्यों मिक्सिंग नहीं हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की इफिशिएंट सप्लाई के लिए जरूरी है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो। तो बर्ड्स और मैमल्स जिनको ज्यादा एनर्जी पैदा करना पड़ता है लगातार, क्यों, क्योंकि भाई एनर्जी नहीं पैदा करेंगे तो अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादा एनर्जी पैदा करने के लिए फिर उन्हें लगातार ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन से ही एरोबिक रिस्पिरेशन से क्या पैदा होगा, एनर्जी। और ऑक्सीजन लगातार तभी मिलेगा,
और अच्छे तरीके से मिलेगा जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो। मतलब सेल कह रही है कि मुझे पहले केवल वही ब्लड दो जिसमें ऑक्सीजन भरा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मुझे मत दो, इसीलिए मिक्स नहीं होता। ठीक है, कमाल की बात है ना। चलो आगे, फिर वही चीज यहां समझाया गया है। ये भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेन्स ब्लड को लेकर जाती हैं आपकी राइट आर्ट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी उसको लेकर जाती है कहाँ, लंग्स में, वहाँ एक्सचेंज होता है और फिर ब्लड में ऑक्सीजन आ जाता है। फिर ये ऑक्सीजन पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस से लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में। आगे चल के ये आर्टरी सब डिवाइड होकर कैपिलरीज बना लेती हैं। यहाँ फिर सेल्स के और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है। यहाँ आपकी एल्वुलाई और ब्लड के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ सेल्स और ब्लड के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। तो सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को दे दिया और ब्लड में जो कार्बन ऑक्सीजन था वो खुद ले लिया। फिर वापस से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो वापस से फिर ये वेन्स के थ्रू ये चला जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, वेन और आर्टरी को कौन कनेक्ट कर रहा है, मतलब वेन और आर्टरी को कनेक्ट कर रहा है कैपिलरीज। ठीक है, अब यहां से जब ब्लड निकलता है तो प्रेशर के साथ निकलता है, इसीलिए आर्टरी की दीवारें ज्यादा मोटी होती हैं ताकि वो उस प्रेशर को झेल पाए। बात समझ में आई? तो ये सब क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। अब इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का फंक्शन, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन का फंक्शन। तो पहली बात ये है कि पहली बात ये, इस बात को साबित ध्यान रखो कि जहां पल्मोनरी वर्ड यूज हो गया, समझ लो लंग्स तो है ना, क्या है, लंग्स तो है। अब आर्टरी क्या करेगी, हार्ट से दूर ले जाएगी, अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर, और एक ऑर्गन है लंग्स, तो यानी हार्ट से लंग्स की तरफ ले जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। वेन टुवर्ड्स हार्ट लाती है, हार्ट की तरफ, तो हार्ट की तरफ लाएगी। और कहां से लाएगी, तो एक चीज तो कंफर्म है, लंग्स होगा, तो ये लंग्स से हार्ट की तरफ लाती है आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ब्लड को अब ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको किधर से किधर ले जाएगी, हार्ट से लंग्स की तरफ। हार्ट के किस चैम्बर से, हार्ट के किस चैम्बर से बताओ, ये भी बहुत जरूरी है, राइट वेंट्रिकल से। ये राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, ब्लड को कहां लेके जाएगी, लंग्स में। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं राइट वेंट्रिकल। और लंग्स में जब ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लंग्स से कौन, हार्ट में आएगा, किस चैम्बर में आएगा, तो ये बताइए, तो ये आएगा आपका लेफ्ट आर्टरियम। समझ में आई बात? तो ये ध्यान रखना, फंक्शन आते हैं। फिर ये ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला सिस्टम है। अब इसमें ध्यान देना है कि आप ही बताओ, आप ये बताओ ब्लड किस में फ्लो हो रहा है, तो सर ब्लड तो ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा है। और ब्लड वेसल्स में जब ब्लड फ्लो होगा, ये मान लो ब्लड है, तो ये दीवालों पर, आर्टरीज या वेन्स की दीवालों पर प्रेशर लगाएगा कि नहीं, हाँ लगाएगा। और ज्यादा प्रेशर कहाँ लगाएगा, आर्टरी की दीवालों पे। तो ब्लड जो वेसल्स की दीवालों पर प्रेशर लगाता है उसे ही कहते हैं ब्लड प्रेशर। जैसे मान लो बैलून में पानी भर दो, तो जो पानी है वो बैलून को प्रेशर लगा रहा है, फैलाना की कोशिश कर रहा है। तो वैसा ही पाइप के अंदर, पाइप यानी ब्लड वेसल्स, उसके अंदर ब्लड बह रहा है, तो ब्लड की दीवालों पर प्रेशर लगा रहा है, उसे ही प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर। और ये प्रेशर आर्टरी में ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि जब ब्लड यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड एओर्टा के थ्रू बाहर निकलेगा तो प्रेशर के साथ निकलेगा ना, क्योंकि ये सिकुड़ जा रहा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो बहुत प्रेशर के साथ ब्लड निकलेगा। और उस प्रेशर को मेजर करना ही तरीका है। कौन सा तरीका है, हमारे पास मशीन होती है जिसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। अब ये प्रेशर तब ज्यादा होगा जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और इसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर।
और जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वापस से रिलैक्स करेगा तो यहाँ ब्लड तो अभी है नहीं, तो ब्लड है नहीं, तो फिर आपके एओर्टा में भी प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होगा लेकिन वो प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने किसी पे धक्का, मैंने मान लो मैं यहाँ कोई आदमी है, उस आदमी पे मैंने धक्का लगाया फिर छोड़ दिया, फिर धक्का लगाया फिर छोड़ दिया, तो कहने का मतलब प्रेशर कभी बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है। वही चीज़ लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड ज़्यादा बहेगा तो ज़्यादा ब्लड वेसल की दीवारों पे प्रेशर लगाएगा, इस प्रेशर को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो इसमें कम ब्लड बहेगा तो कम प्रेशर लगेगा, उसे ही कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और इसी प्रेशर को मेजर करने वाली मशीन को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, है ना। तो जब हम वो कहते हैं ना कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है ना, तो इसका मतलब ये 120 मिलीमीटर HG और 80 मिलीमीटर HG, तो ये कौन सा प्रेशर है 120 वाला, बताओ। इसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। यह आपका सिस्टोलिक प्रेशर है। और 80 वाला डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर। क्लियर? ये सिस्टोलिक मतलब ये प्रेशर कब है? जब वेंट्रिकल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट की रिलैक्स, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर जब वेंट्रिकल्स क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं, है ना। अब वेंट्रिकल आप समझ गए होंगे कौन से वेंट्रिकल की बात हो रही है। ये दोनों नीचे वाले जो चैम्बर है ना, ये नीचे वाले जो चैम्बर हैं इनकी बात हो रही है, इनकी बात हो रही है, इस चैम्बर की, दोनों की, कि ये जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो प्रेशर होगा ब्लड का वो सिस्टोलिक प्रेशर, वो ज़्यादा होगा। तो वो ज़्यादा वाला कितना होता है? 120। और जब ये दोनों रिलैक्स करेंगे तो ब्लड का जो प्रेशर है वो कम होगा, क्योंकि ब्लड कम बह रहा है, प्रेशर कम लग रहा है, तो वो कम वाला प्रेशर 80 होता है, जिसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो ब्लड का प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक होता है 120, और जब ये दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो जो ब्लड का प्रेशर होता है वो होता है डायस्टोलिक, जिसे हम 80 कहते हैं। समझ में आया? इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है ये, बहुत सिंपल है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि किडनी है, किडनी में क्या हुआ? यूरिन बना, यूरिन यूरेटर के रास्ते कहाँ गया? यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर में फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला गया। तो यहाँ पाथ आपको याद रखना है। सबसे पहले किडनी, किडनी से बात कहाँ आया बताओ? यूरेटर में, यूरेटर से थ्रू कहाँ आया? यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला गया। ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पार्ट है जो कि किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट कर रहा है। तो ये आपकी किडनी, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाली ये जो पाइप है, ये पाइप क्या है? ये तो यूरेटर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, फिर किडनी के अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन। वही नेफ्रॉन तो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बना रहे हैं। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लो, किडनी में लाखों नेफ्रॉन होते हैं। तो अगर एक किडनी ऐसी है राजमा शेप की, तो इसके अंदर लाखों नेफ्रॉन है, और हर एक नेफ्रॉन दिखने में कुछ ऐसा है। तो यहाँ आप ध्यान देख लो कि अंदर ये जो कैपिलरीज हैं ब्लड की, ये ग्लोमेरुलस कहलाती है। फिर ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये बोमेंस कैप्सूल कहलाता है। फिर यहाँ रीनल आर्टरी से ब्लड आया और ब्लड का फिल्टर हुआ, तो यहाँ क्या बना? इनिशियल फिल्ट्रेट। फिर ये फिल्ट्रेट क्या कर रहा है? आगे इस नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट से क्रॉस कर रहा है, गुजर रहा है। और जब ये यहाँ से गुजरेगा ना, ऐसे 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 होते हुए गुजरेगा, तो इस फिल्ट्रेट में जो काम की चीज़ें हैं, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, पानी, ये सब जो काम की चीज़ें हैं वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। क्यों सेलेक्टिव? ये चीज़ ध्यान रखना है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन।
क्योंकि अगर सारी चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन हो तो हम सेलेक्टिव नहीं कहेंगे, लेकिन 10 में से 8 चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, 2 चीज़ें नहीं हो रही हैं, यानी रीअब्जॉर्प्शन सभी का नहीं हो रहा है। मतलब घर में मेहमान आए, आपने 3 को चाय दी, 2 को नहीं दी, तो आप बहुत सेलेक्टिव हो ना। आप कुछ मेहमानों को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, कुछ को नहीं कर रहे, तो आपका नेचर बहुत सेलेक्टिव है। चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, नहीं ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, वो वाला। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि आपके इस फिल्ट्रेट में यूरिया भी है, पानी भी है, ग्लूकोज भी है, एमिनो एसिड भी है, लेकिन यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, लेकिन ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का, पानी का हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा पानी एब्जॉर्ब हो गया, थोड़ा बहुत पानी अभी भी बच जाएगा, लेकिन यूरिया का एकदम नहीं हुआ, तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ। तो यही चीज़ ध्यान रखनी है। तो नेफ्रॉन में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट से। ये यहाँ से पूरा ट्यूबुलर पार्ट है। अब यहाँ जैसे ही आया तो यहाँ क्या बच गया? यूरिया है, पानी है और सॉल्ट है। बाकी ग्लूकोज, एमिनो एसिड, थोड़ा बहुत सॉल्ट, पानी एब्जॉर्ब भी हो गया, थोड़ा बहुत पानी सॉल्ट बच भी गया, लेकिन यूरिया तो पूरा का पूरा बचा है। अब यही बन गया आपका पूरा मिला के यूरिन। अब ये किडनी के अंदर है, अब यहाँ से कहाँ जाएगा? यूरेटर में, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा के बाहर। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। ठीक है, अब ये देखो, अगर आपकी किडनी खराब हो जाए तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको डायलिसिस मशीन पे डाला जाता है, वो मशीन आपके ब्लड को साफ करती है। तो इसको ध्यान से देखो, इसमें क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें ध्यान ये देना है कि ये जो डायलिसिस मशीन है ना, इसमें एक सोल्यूशन यूज करते हैं। इस सोल्यूशन का यहाँ जिक्र किया गया है, डायलिसिंग सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? डायलिसिंग सोल्यूशन। क्लियर? कौन सा सोल्यूशन? डायलिसिंग सोल्यूशन। अब इधर से ध्यान देना, यहां से प्योर ब्लड आया और प्योर ब्लड इस मशीन के अंदर गया। अब इस मशीन में देख रहे हो ऐसे ऐसे मेम्ब्रेन है ना, ऐसा ऐसा मेम्ब्रेन बना है। देखो इस मशीन को देखोगे ध्यान से, ऐसा ऐसा मेम्ब्रेन बना है ना। मेम्ब्रेन में एक तरफ तो येलो कलर है, दिख रहा है येलो कलर दिख रहा है, हाँ, और बीच बीच में रेड कलर है। तो रेड कलर तो ब्लड के वजह से है, और येलो कलर किसका है? ये फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन का। ठीक है, अब यहाँ एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है जिसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कि दिस डायलिसिंग फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द ब्लड। इस डायलिसिंग सोल्यूशन का और हमारे ये जो ब्लड है बॉडी का, उसका दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सेम। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, बस अंतर यह है कि ये जो शरीर का ब्लड है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया, लेकिन आपके इस डायलिसिंग सोल्यूशन में कोई यूरिया नहीं है। अब क्या होगा? ये दोनों कहाँ मिलेंगे? इसमें मिल रहे हैं, एक तरफ येलो डायलिसिंग सोल्यूशन, एक तरफ इम्प्योर ब्लड जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है। अब क्या होगा? आपका जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ब्लड से कहाँ आ जाएगा? ब्लड से इसी डायलिसिंग सोल्यूशन में आ जाएगा, रेड से येलो पार्ट में आ जाएगा। तो आपके ब्लड से यूरिया निकलकर इस येलो कलर के डायलिसिंग सोल्यूशन में आ गया, तो आपका ब्लड साफ हो गया। अब उस साफ ब्लड को, प्योर ब्लड को वापस से शरीर के अंदर भेज देंगे, और आपका जो डायलिसिंग सोल्यूशन इस मशीन में था जिसमें अब यूरिया आ चुका है, वो अब डायलिसिंग सोल्यूशन बेकार हो गया, तो उसको हम अलग से इकट्ठा कर लेंगे दूसरे बॉटल में। तो ये कौन सा है? ये वाला फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन था, लेकिन ये वाला यूज्ड डायलिसिंग सोल्यूशन है। और यूज्ड डायलिसिंग सोल्यूशन में क्या है? विथ यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन
और यूज्ड, यानी इन दोनों डायलिसिंग सोल्यूशन में अंतर बताओ। तो अंतर क्या बताओगे कि जो यूज्ड डायलिसिंग सोल्यूशन है उसमें यूरिया और सॉल्ट है, लेकिन फ्रेश वाले में यूरिया सॉल्ट नहीं है। यही दोनों में अंतर है। तो इसमें यूरिया कहां से आया? ब्लड का। ब्लड कहां से? बॉडी से। तो मेरे बॉडी में ब्लड था, ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट था और उसे मेरा किडनी फिल्टर नहीं कर पा रहा था, तो यहां सुई लगाया गया, सारा ब्लड को निकाल कर कहां भेजा गया? इस हीमोडायलिसिस मशीन में। और मशीन में क्या हुआ? ब्लड का जो यूरिया था वो निकल कर, क्योंकि यहां मेम्ब्रेन है, यहां एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, किसके बीच? आपके डायलिसिंग फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन और आपके इम्प्योर ब्लड, इसके बीच में एक मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन में छेद होता है, उससे क्या होता है? ब्लड का यूरिया इसमें आ जाता है ना, और आपका ब्लड साफ हो जाता है। साफ ब्लड को वापस से बॉडी में भेज देते हैं और आपके फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन में जो यूरिया आया, तो अब वो डायलिसिंग सोल्यूशन क्या हो गया? यूज हो चुका है, वो बेकार हो चुका है, उसको दूसरे बॉटल में इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्योंकि इस मशीन का काम किडनी जैसा है, इसीलिए इसे कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस यानी प्यूरिफिकेशन, हीमो मतलब ब्लड, तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन। फिर ये न्यूरॉन्स का आपका डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है? जो सिग्नल होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है डेंड्राइट से, फिर ये जाता है सेल बॉडी में, सेल बॉडी से फिर ये एक्सॉन में जाता है, और एक्सॉन से फिर ये जाता है टर्मिनल एंड पर, न्यूरल एंड पर, नर्व एंडिंग पर। फिर यहाँ से केमिकल्स निकलते हैं, ये जगह साइनेप्स है, और ये केमिकल्स सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक लेके जाते हैं। तो यहाँ हमेशा जो फ्लो होगा वो आपको याद रखना है कि फ्लो, इंपल्स का जो फ्लो होगा वो डेंड्राइट से सेल बॉडी, है ना, और सेल बॉडी से एक्सॉन, और एक्सॉन से नर्व एंडिंग, है ना। चलिए, आई थिंक ये डायग्राम आपको बहुत क्लियर है। आगे चलते हैं। फिर ये क्या है? सिग्नल ब्रेन तक गया न्यूरॉन्स के थ्रू, फिर ब्रेन ने उसकी प्रोसेसिंग की, और प्रोसेसिंग के बाद जो उसका आउटपुट है वो सिग्नल न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे मसल्स तक आएगा। और सिग्नल था कि हाथ हटाओ, तो नर्व एंडिंग से ये सिग्नल आया हमारे मसल्स तक, मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया और हमारा हाथ हट गया। तो यानी मसल्स और नर्व्स आपस में जुड़ रही हैं। जहां जुड़ रही हैं वो ये पॉइंट है जिसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसी का ये डायग्राम है। तो न्यूरॉन्स का मसल्स पे जहां कनेक्शन हो रहा है उस जंक्शन को ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो हमारे बॉडी को बचाने के लिए किए गए हैं। जैसे गर्म बर्तन छूते हैं, तुरंत हाथ हटा लिया, क्यों? हाथ नहीं हटाओगे तो हाथ जल जाएगा। तो अब इस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रेन को नहीं दी गई है, क्योंकि ब्रेन का काम है सोचना। अब यहाँ सोचते रह जाएंगे तो हाथ जल जाएगा, इसीलिए इसका काम दे दिया गया स्पाइनल कॉर्ड को। जहाँ सोचना नहीं है, सीधे एक्शन, बाय डिफॉल्ट अपने आप एक्शन होगा। छुओगे हाथ हटा लोगे, छुओगे हाथ हटा लोगे, सोचना नहीं है। तो यहाँ क्या होता है, आपका जो हाथ है उसमें स्किन में न्यूरॉन्स की क्या है? डेंड्राइट्स हैं, नर्व एंडिंग है ना। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं? सिग्नल रिसीव करते हैं। तो आपने गर्म बर्तन छुआ तो वह सिग्नल ही तो है गर्म। तो आपका जो भी स्किन में न्यूरॉन्स हैं वो रिसेप्टर हो गए, उन्होंने सिग्नल लिया, सिग्नल को पास ऑन कर दिया किसको? सेंसरी न्यूरॉन्स को। सिग्नल आपका सेंसरी न्यूरॉन्स पे आ गया, फिर यहाँ से फ्लो होते हुए कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड में। फिर यहाँ से ये किसको ट्रांसफर हो गया? रिले न्यूरॉन्स को। ये क्या है? रिले न्यूरॉन्स। फिर यहाँ से सिग्नल का रिजल्ट आया मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आपके मसल्स में, और यहाँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, तो सिग्नल मसल्स को मिला, मसल्स ने तुरंत हाथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मसल्स आपकी क्या है? इफेक्टर, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर जो कि आपकी मसल्स हैं। तो इस तरीके से जो पाथवे है वही कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। डन, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फिर ये ब्रेन का डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रेन को 3 पार्ट में बांटा गया है। फोर ब्रेन, तो ये पूरा फोर ब्रेन है
है ना। फिर आपका ये आता है कि मिड ब्रेन, और ये और ये पूरा जो है ये हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन में मेडुला इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है, बॉडी के बैलेंस को, पोस्चर को सेरेबेलम कंट्रोल करता है, ठीक है। बॉडी में भूख प्यास को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का ही पार्ट है। और जो आपका थिंकिंग पार्ट है, जो आप सोच समझ के एक्शन करते हो, वो आपका सेरेब्रम कंट्रोल करता है। सेरेब्रम भी फोर ब्रेन का ही पार्ट है। पोन्स मेडुला सेरेबेलम हाइंड ब्रेन के पार्ट है। सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस ये आपके फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। चलिए, ये क्या है, यहां आपको दिखाया गया है ट्रॉपिक मूवमेंट। कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट? लाइट की वजह से हो रहा है। तो लाइट क्या है? स्टिमुलस। तो लाइट की वजह से होने वाला डायरेक्शनल मूवमेंट या ट्रॉपिक मूवमेंट प्लांट में क्या कहलाता है? फोटोट्रॉपिज्म। तो ये आपका फोटोट्रॉपिज्म है। अब फोटोट्रॉपिज्म में स्टिमुलस कौन है? लाइट। तो प्लांट का स्टेम स्टिमुलस के तरफ मूवमेंट कर रहा है और प्लांट का रूट स्टिमुलस से अवे मूवमेंट कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे? शूट को क्या कहेंगे? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। और रूट जो दूर अवे जा रहा है उसे कहेंगे निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो पॉजिटिवली और निगेटिव समझ में आया? जो टुवर्ड्स मूवमेंट होता है उसे पॉजिटिव लेते हैं, जो स्टिमुलस से अवे मूवमेंट होता है उसे निगेटिव लेते हैं। उसी तरह यहां आगे चलते हैं। यहां गमले को ऐसा लग रहा है जमीन पर रख दिया गया, लेकिन फिर भी स्टेम ऊपर ग्रो कर रहा है और रूट नीचे। तो यहां स्टिमुलस क्या है? यहां स्टिमुलस है ग्रेविटी, और ग्रेविटी किधर है? नीचे की तरफ है। तो ग्रेविटी के तरफ प्लांट अपना डायरेक्शनल मूवमेंट कर रहा है, ग्रेविटी के तरफ भी और ग्रेविटी से दूर भी। तो स्टिमुलस की वजह से होने वाला डायरेक्शनल मूवमेंट क्या कहलाएगा? ट्रॉपिक मूवमेंट। और ये ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रेविटी की वजह से हुआ तो इसे कहेंगे जियोट्रॉपिज्म। और इस जियोट्रॉपिज्म में पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कौन है? जो स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट करेगा। स्टिमुलस नीचे है, रूट भी नीचे जा रहा है, तो रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, बट रूट्स आर निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो जड़ रूट निगेटिवली फोटोट्रॉपिक है लेकिन पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, ठीक है। और शूट ग्रेविटी के अगेंस्ट अवे जा रहे हैं तो ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक है, लेकिन शूट पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक भी होता है। बात समझ में आ गई? तो उसका डायग्राम है, ध्यान रखना। फिर ये हमारे बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में दिखाया गया है। कुछ ग्लैंड्स मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होती है, जैसे कि हाइपोथैलेमस मेल और फीमेल दोनों में है, पीनियल ग्लैंड दोनों में है, पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों में है ना, क्लियर। ये पैराथायराइड ग्लैंड दोनों में है, थायराइड ग्लैंड यहाँ दोनों में है, क्लियर। ये सीने पे थाइमस ग्लैंड दोनों में है, एड्रेनल ग्लैंड पैंक्रियाज ये भी दोनों में है। तो ये कॉमन है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक होती हैं, जैसे टेस्टिस केवल मेल्स में होंगी, ओवरी केवल फीमेल में होगी। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं? हार्मोन बनाती हैं। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन, पैंक्रियाज इंसुलिन, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन, ओवरी एस्ट्रोजन, है ना, समझ में आया। हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन? ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन। अब समझ में आया? चलिए, तो ये इसका डायग्राम है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फिर आपका स्टार्ट हो जाता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसमें पहले जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो एसेक्सुअल मोड है उसमें दिखाया गया है। तो ये डायग्राम आपका एमोइबा का है, जिसमें बाइनरी फिजन होता है, जिससे एक एमोइबा से दो एमोइबा बनते हैं। और यही बाइनरी फिजन लेशमानिया में भी होता है, जिसका ये डायग्राम है। तो डायग्राम देखकर समझ जाओगे ना, दोनों डायग्राम बाइनरी फिजन का है। बाइनरी का मतलब दो, एक से दो। कहाँ कहाँ होगा? एमोइबा में, ये एमोइबा है और ये आपका लेशमानिया। लेकिन बाइनरी के अलावा मल्टीपल फिजन भी होता है। मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम में। ये डायग्राम आपका मल्टीपल फिजन का है, ध्यान से देख लो। यहाँ एक नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे सेल पैदा हुए एक सेल से, तो ये मल्टीपल फिजन है, प्लाज्मोडियम में होता है, ठीक है।
फिर आगे चलते हैं। फिर ये क्या दिखाया जा रहा है, ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया का शरीर कहीं से भी कट जाए तो हर पार्ट एक नए प्लेनेरिया में रीजनरेट कर लेता है। तो ये रीजनरेशन का डायग्राम है जो कि प्लेनेरिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये क्या है आपका बडिंग इन हाइड्रा। तो यहां बड दिख रहा है, एक छोटी सी आउटग्रोथ दिख रही है, इसी को कहते हैं बड। अब इस बड में क्या होता है, लगातार सेल डिवीजन होता है। तो ये बड का साइज ग्रो करते करते एक नया हाइड्रा बना लेता है। अब ये हाइड्रा यहां से टूट के अलग हो जाएगा और एक नया हाइड्रा में वो मैच्योर हो जाएगा। तो ये आपका बडिंग है। इस तरीके से हाइड्रा में आपको बडिंग दिखने को मिलती है। तो ये उसका डायग्राम है, पहचान लोगे? हाँ। नेक्स्ट, ये है ब्रायोफिलम प्लांट की पत्तियां। इन पत्तियों की मार्जिन पर, ये मार्जिन है ना, उनमें ये कली बड्स होती हैं। अब ये कली टूटकर अगर मिट्टी में गिर जाए तो नया ब्रायोफिलम का प्लांट पैदा हो जाए। तो नॉर्मल केस में प्लांट में रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, फ्लावर से सीड बनता है, फिर सीड से नया प्लांट बनता है। लेकिन फ्लावर को छोड़कर रूट, शूट, लीफ, बड, इन हिस्सों से नया प्लांट पैदा हो, इस मेथड को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, जो आपको यहां दिखाई दे रहा है ब्रायोफिलम में। तो यहां जो ब्रायोफिलम की पत्तियां हैं, बड्स, उनसे नया ब्रायोफिलम प्लांट पैदा होगा। तो यहां कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बताइए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, और वही चीज यहां लिखा भी है, देख पा रहे हैं, है ना। तो यह वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज करके हम शुगर केन में, गुलाब में, अंगूर में, है ना, फिर क्या करते हैं, जैस्मिन में, केले में, ऑरेंज में, हम जल्दी फ्रूट पैदा करने वाले नया प्लांट बना लेते हैं। और यहाँ फायदे भी हैं, क्यों? तो एक तो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट होंगे, यही लिखा है ना, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट होंगे। और दूसरा क्या लिखा है कि जो भी प्लांट होंगे उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जल्दी होगी, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग अर्लियर, जल्दी फ्रूट्स आएंगे। तो जल्दी फ्रूट आएंगे, जल्दी किसान बेचेगा, उससे पैसा कमाएगा। तो जो अंगूर की खेती करते हैं तो क्या करते हैं, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूज करके क्या जल्दी जल्दी अंगूर पैदा करते हैं, उसे बेचते हैं तो पैसा कमाते हैं, है ना। चलो, ये क्या दिख रहा है, राइजोपस, जिसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं, उसमें स्पोर का फॉर्मेशन। तो ये जो आपका हिस्सा है फिलामेंट, ये है राइजॉइड, हाइफी कहते हैं, फिलामेंट टाइप का। और ये आपका स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया में स्पोर होते हैं, स्पोरेंजिया फटता है, स्पोर बाहर निकलते हैं, है ना। स्पोरेंजिया बाहर फटता है, स्पोर बाहर निकलते हैं और वो स्पोर फैल जाते हैं अगल बगल। और जब भी एटमॉस्फेयर में सुटेबल कंडीशन आता है, उस स्पोर से नया राइजोपस पैदा हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट डायग्राम पे आ जाते हैं। ये आपका फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। इसमें नीचे वाली ये जो ये हैं, ये सेपल्स है। ठीक है, फिर कलरफुल जो पार्ट दिख रहा है, ये पेटल्स है। अब फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। इसी में मेल और फीमेल दोनों भी हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो आपका स्टेमन होता है, जिसके दो हिस्से हैं, एंथर, फिलामेंट। तो ये वाला हिस्सा एंथर है, ये वाला हिस्सा फिलामेंट है। एंथर में ही पॉलन ग्रेन बनता है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पिस्टिल है, और उसके 3 पार्ट होते हैं। ये ऊपर वाला चिपचिपा पार्ट स्टिग्मा, ये लंबा सा पार्ट स्टाइल, और ये स्वेलन बेस पार्ट जो होता है वो ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ठीक है, और पॉलन ग्रेन यहां से निकला, स्टिग्मा पर आकर चिपक गया, स्टिग्मा से पॉलन ट्यूब से होते हुए मेल जर्म सेल ओव्यूल के अंदर फीमेल जर्म सेल के साथ फ्यूज करता है, तो एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो के बाहर जो ओव्यूल है वो सीड में बदल जाता है, और सीड के बाहर जो ओवरी है वो फ्रूट में बदल जाता है। ठीक है, चलो, फिर ये देखो वही चीज में जो मैं बोल रहा था कि ये आपका जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा शो कर रहा है। तो अगर आपसे ये पूछेगा डायग्राम, तो ये डायग्राम आपको ये वाला बनाना होगा
कि स्टिग्मा चिपचिपा होता है, इस पर आकर पॉलन ग्रेन एंथर से निकलकर पॉलन ग्रेन आकर चिपक गया। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है, मेल जर्म सेल। अब यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, वो ट्यूब स्टाइल से होते हुए कहाँ जाती है, ओवरी के ओव्यूल में। अब उसके अंदर जो मेल जर्म सेल है वो भी फीमेल जर्म सेल की तलाश में ओव्यूल के अंदर घुस जाता है और जाकर फीमेल जर्म सेल से फ्यूज कर जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये आपका पॉलन ग्रेन, ये स्टिग्मा, ये मेल जर्म सेल, ये पॉलन ट्यूब, ये आपका ओवरी और ये वाला फीमेल जर्म सेल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। अब मेल और फीमेल जर्म सेल का फ्यूजन हुआ, अभी अब मैंने आपको पढ़ाया ना। फ्यूजन के बाद क्या हुआ, सीड बना, एम्ब्रियो बना, और जो ओव्यूल है वो सीड में बदल गया। अब वो जो सीड है या एम्ब्रियो है जो है ना, देखो सिंपल सी चीज है, देखो ये एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाहर ओव्यूल, ओव्यूल के बाहर ओवरी। तो ये आपका ओव्यूल सीड में बदल गया, ओवरी फ्रूट में बदल गया। तो सीड के अंदर अभी भी तो एम्ब्रियो है ना, और वो एम्ब्रियो दिखने में ऐसा है। इस एम्ब्रियो का ये जो अपर पार्ट होता है ये होता है प्लूम्यूल, जिससे आगे चल के शूट निकलेगा, स्टेम निकलेगा। ये जो लोअर पार्ट है ये होता है रेडिकल, जिससे रूट, जड़ निकलेगा। और ये आपका कॉटिलेडन है जिसमें फूड स्टोर होता है, स्टोर्स फूड। ठीक है, समझ में आ गया, फूड स्टोरेज का काम कॉटिलेडन का, ये भी कॉटिलेडन, ये भी कॉटिलेडन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर ये आपका डायग्राम है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये मेल, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। यहाँ ये आपका टेस्टिस है। टेस्टिस एक बैग में, एक पाउच में पाया जाता है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। तो ये आपका स्क्रोटम है जिसके अंदर टेस्टिस है, क्योंकि स्क्रोटम क्या करता है, सही टेम्परेचर, लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है ताकि टेस्टिस में क्या बन सके, स्पर्म। अब टेस्टिस में स्पर्म बना, स्पर्म बनने के बाद स्पर्म कहाँ आया, वास डिफरेंस में। ये आपका वास डिफरेंस है। ठीक है, ये वास डिफरेंस यहाँ होते हुए कहाँ पहुँचा, यहाँ। अब यहाँ पहुँचा तो यहाँ देख रहे हो सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है और एक प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, तो इन दोनों का सेक्रीशन आकर स्पर्म के साथ मिल गया, और यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से आपका जो किडनी में जो यूरिन बना था वो यूरेटर के थ्रू कहाँ आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में फिर ये पाइप आकर इस वास डिफरेंस के साथ मिल जाएगी, और यहाँ से एक कॉमन पाइप होगी जिसे कहते हैं यूरेथ्रा। तो यहाँ से यूरिन भी निकलेगा और समय समय पे यहाँ से स्पर्म भी इसी रास्ते निकलेगा, यूरेथ्रा से। तो सिंगल ओपनिंग है यूरेथ्रा की। और यूरेथ्रा के ऊपर जो ये स्ट्रक्चर है ये अपेनिस है। ठीक है, और इन दोनों ग्लैंड्स का फंक्शन पूछा जाता है तो ध्यान रखना, ये दोनों ग्लैंड्स का काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन को इजी करना। चलो फिर उसी तरह आपका आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये वाला पार्ट वेजाइना, वेजाइना से ही स्पर्म की एंट्री होती है। फिर ये वाला पार्ट है यूटेरस, ये वाला पार्ट है फैलोपियन ट्यूब जिसे ओविडक्ट भी कहते हैं, और ये है ओवरी। ओवरी से क्या निकलता है, एग। एग यहाँ से आया, स्पर्म यहाँ से आया, और इन दोनों की मुलाकात कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में। तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो आकर यहाँ यूटेरस में इम्प्लांट हो जाएगा, अगले 9 महीने तक यहीं रहेगा, और 9 महीने में ये बच्चा एम्ब्रियो फीटस, फीटस से पूरा बच्चा बन जाएगा। 9 महीने के बाद डिलीवरी होगी, बच्चा इस रास्ते वेजाइना के रास्ते बाहर आ जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये यूटेरस की दीवारें जो मोटी हो गई थी ये टूटकर ब्लड के साथ बाहर निकलने लगेंगे, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। नेक्स्ट, अब ये डायग्राम बहुत हेरिडिटी का इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये क्या दिखा रहा है कि स्टार्ट हुआ है यहाँ से, तो ब्लू कलर मतलब वो कैरेक्टर जो सिर्फ पेरेंट में पाए जाते हैं। तो इस पेरेंट से जो 2 बच्चे हुए, उन दोनों बच्चों में देखो कि ब्लू कलर के साथ साथ नया कलर भी है। यहाँ आपका रेड है, यहाँ आपका ग्रीन है। तो नया कलर क्या दिखा रहा है, नया कलर ब्लू कलर यहाँ पेरेंट के कैरेक्टर को दिखा रहा है। ब्लू कलर यहाँ क्या दिखा रहा है कि पेरेंट से जो कैरेक्टर मिले हैं, पेरेंट्स कैरेक्टर,
लेकिन अदर देन ब्लू, अदर देन ब्लू न्यू कैरेक्टर है, वेरिएशन है। जैसे इस बच्चे में पेरेंट का भी कैरेक्टर आया और एक नया वेरिएशन भी डेवलप हुआ, वैसे इस केस में भी कि पेरेंट वाला कैरेक्टर भी मिला, एक नया वेरिएशन भी डेवलप हुआ। फिर इनके बच्चे हुए तो ये ब्लू वाला भी पास हुआ और कुछ नए वेरिएशन भी डेवलप हुए, और नए वेरिएशन पहले से ज्यादा हैं। पहले केवल एक ही था, अब तो दो दो है, ये देखो दो है ना। वैसे यहां भी ब्लू कलर तो इनके बच्चों में भी गया, यानी पेरेंट वाले कैरेक्टर तो ट्रांसफर हुए, कुछ नए कैरेक्टर भी डेवलप हो गए जो पहले से अब ज्यादा हैं। तो यानी आप क्या देख रहे हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, या रिप्रोडक्शन समझ लो, रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ पेरेंट के भी कैरेक्टर आपको मिलते हैं और कुछ नए वेरिएशन भी डेवलप होते हैं, और नए वेरिएशन डेवलप होने का चांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा होता है ना। तो एमोइबा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है, तो एक एमोइबा से दो एमोइबा बने तो वहां सिमिलैरिटी ज्यादा है, न्यू वेरिएशन कम है। लेकिन इंसानों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसके वजह से इंसानों में जो अगली जनरेशन है उसमें नए कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे एज कंपैरिजन टू एमोइबा जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये मेंडल का वही एक्सपेरिमेंट है। मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने दो प्योर प्लांट लिया था, एक प्योर टॉल कैपिटल टी और एक प्योर ड्वार्फ मतलब स्मॉल टी। इसको हम ये भी कह सकते हैं होमोजाइगस, दोनों सेम है ना, कैपिटल टी दोनों सेम है, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है, और ये होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव क्योंकि दोनों स्मॉल टी है। इन दोनों को क्रॉस किया तो यहां से एक टी आया, यहां से एक टी आया, तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी डोमिनेंट है तो इसके वजह से प्लांट क्या हो गए, टॉल। तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल है, कोई भी ड्वार्फ नहीं है। लेकिन जब F1 के दो प्लांट्स को लेकर, तो F1 के कोई भी प्लांट ले लो, F1 जनरेशन का कोई भी प्लांट ले लो, कैपिटल टी स्मॉल टी ही होगा ना। अब ऐसे दो प्लांट को जब हमने क्रॉस किया तो जो F2 जनरेशन आया उसमें आपके 4 में से 3 टॉल और एक ड्वार्फ हुआ, है ना। तो फिनोटाइप का रेशियो 3:1। लेकिन अगर जीनोटाइप का रेशियो देखोगे तो एक कैपिटल टी थे, दो आपके क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, और एक आपका स्मॉल टी। तो यहाँ रेशियो, जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1 था, लेकिन फिनोटाइप का रेशियो 3:1। तो 4 में 3 टॉल हैं, एक ड्वार्फ है। 4 की जगह 8 होता तो इसको डबल कर दो, 6 टॉल 2 ड्वार्फ। 16 होता तो 4 टाइम्स कर दो, है ना। तो ये रेशियो है, रेशियो याद रखना है। 3:1 में ये F2 में जो रेशियो मिला फिनोटाइप का रेशियो है, जीनोटाइप का रेशियो है ही नहीं। जीनोटाइप का रेशियो तो 1:2:1 है। तो रेशियो में आपको अगर ये कह दिया जाए कि 16 प्लांट में कितने टॉल और कितने ड्वार्फ होंगे, तो 16 में 3:1 कर दो, है ना। तो 3 का 4 टाइम यानी 12, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो उसी तरह अब यहां देखो, वॉयलेट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर। F1 में केवल वॉयलेट मिला, तो F1 में आपको क्या पता है, केवल डोमिनेंट वाला ही तो एक्सप्रेस होता है। तो यहां F1 में वॉयलेट मिला, इसका मतलब यहां से ये समझ में आ गया कि वॉयलेट कलर क्या है, डोमिनेंट, क्योंकि डोमिनेंट वाला ही F1 जनरेशन में नजर आएगा। ठीक है, लेकिन F2 में 4 में से 3 क्या होंगे, डोमिनेंट वाले। जैसे वहां टॉल थे तो यहां वॉयलेट हो गए 3, और एक था आपका रेसेसिव, तो रेसेसिव कौन है, व्हाइट वाला। तो ये आपका 3:1 रेशियो आ गया। तो यहां इसका मतलब वॉयलेट कलर डोमिनेंट है, पहचानने को भी आ सकता है, वॉयलेट कलर डोमिनेंट है, और व्हाइट कलर का जो कलर है फ्लावर का, ये आपका रेसेसिव ट्रेट है। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है कि F1 जनरेशन में
केवल वही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है जो डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट जैसे टॉल था तो केवल आपको टॉल ही दिखेंगे, उसी तरह यहां आपको F1 में केवल वॉयलेट कलर दिखा, इसका मतलब कि F1 में केवल डोमिनेंट वाला ही नजर आता है और डोमिनेंट आपका वॉयलेट फ्लावर होगा। अब दो कैरेक्टर को लेके क्रॉस करोगे तो F1 जनरेशन में क्या होगा, फिर F2 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में ये रेशियो मिलेगा 9:3:3:1। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसमें पेरेंट के जैसे राउंड और ग्रीन, तो राउंड और ग्रीन ये पेरेंट की तरह है, रिंकल्ड येलो ये पेरेंट की तरह है, तो ये दोनों तो न्यू कॉम्बिनेशन है, ये दोनों पेरेंट की तरह है और ये दोनों न्यू कॉम्बिनेशन है। तो ये रेशियो याद रखना है, ये फिनोटाइप का रेशियो है। एक कैरेक्टर को लेके चलोगे तो 3:1 मिलेगा और दो कैरेक्टर को लेके क्रॉस करोगे तो जो रेशियो मिलेगा वो 9:3:3:1 मिलेगा। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट, अब आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो मेल में आपको पता ही है कि क्रोमोसोम जो होता है वो XY होता है, फीमेल में XX होता है। तो मेल जो है जब स्पर्म पैदा करेगा, स्पर्म क्या है, मेल गैमीट, तो गैमीट में क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, तो आधे या तो X वाले होंगे या आधे में Y क्रोमोसोम होगा। तो स्पर्म दो वैरायटी का पैदा होता है फादर से, X क्रोमोसोम वाला, Y क्रोमोसोम वाला। लेकिन मदर से जो एग पैदा होगा, हर एग में X क्रोमोसोम ही हो सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यानी डिफरेंस किसके कारण आया, फादर के कारण। अब फादर का X क्रोमोसोम वाला स्पर्म मदर के X क्रोमोसोम वाले एग से मिल जाएगा तो XX बन जाएगा, तो वहां जेंडर क्या होगा, फीमेल। और अगर फादर का जो स्पर्म है जिसमें Y क्रोमोसोम है, ये मदर के एग के साथ मिले तो X, यहाँ मदर से तो X ही मिलना है और फादर से Y मिला, तो ये हो गया XY, तो आपका जेंडर जो हो जाएगा वो मेल हो जाएगा। यानी फादर का जेंडर, सॉरी बच्चे का जेंडर फादर डिसाइड कर रहा है, नॉट माँ फीमेल। क्योंकि फर्क यहां आ रहा है स्पर्म में, स्पर्म में दो वैरायटी है, एग में तो सारे एग X क्रोमोसोम वाले ही होते हैं। ठीक है, चलो अब आता है आपका आवर इन्वायरमेंट का ये डायग्राम्स। तो यहां सबसे पहला डायग्राम दिखाया गया फूड चेन का। तो ये जो फूड चेन है, यहाँ 3 फूड चेन दिखाए गए हैं। ये पहला फूड चेन ए, ये कौन सा फूड चेन है, ये फॉरेस्ट का फूड चेन है। फॉरेस्ट में जंगल है, पेड़ है, पेड़ को खाया हिरन ने, हिरन को खाया टाइगर ने। तो ये पहला ट्रॉफिक लेवल, दूसरा, तीसरा। तो ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम का फूड चेन है। फिर यहाँ आ जाओ बी, ये आपके घास के मैदान यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम का फूड चेन है, जिसमें ये घास को खाया किसने, ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया हॉक ने। तो यहाँ 1 2 3 4 5 ट्रॉफिक लेवल। तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम का फूड चेन है। और ये सी वाला पॉन्ड इकोसिस्टम का फूड चेन है, जिसमें एक्वेटिक प्लांट को खाया श्रिम्प झींगे ने, झींगे को खाया मछली ने, मछली को खाया क्रेन बगुले ने। तो ये डायग्राम आ सकता है बनाने को। तो डायग्राम अब जरूरी नहीं कि आप मछली है तो मछली की तरह बनाओ, अरे नाम लिख दो फिश। कहने का मतलब एक्वेटिक प्लांट, श्रिम्प, फिश, क्रेन, तो बस नाम लिख दोगे तो फूड चेन मान लिया जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि एग्जाम में अगर आपसे कहे कि पॉन्ड इकोसिस्टम का फूड चेन बनाओ, तो क्या आप ये डायग्राम बनाओगे? नहीं, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, नाम लिख दो। जैसे एक्वेटिक प्लांट, फिर एरो से श्रिम्प झींगा, फिर एरो से फिश, फिर एरो से क्रेन। अब इस तरह डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे नाम लिख दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, अब आपको भी पता है कि किसी भी फूड चेन में हर स्टेप ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। जैसे यहां देखो, ये फूड चेन है, तो ये क्या है, स्टेप है, पहला स्टेप। तो पहला स्टेप यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, फिर दूसरा स्टेप सेकंड ट्रॉफिक लेवल, तीसरा स्टेप थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो यानी हर एक स्टेप एक ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। और हमेशा पहले ट्रॉफिक लेवल पे कौन आएगा, प्रोड्यूसर।
दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे शाकाहारी प्राइमरी कंज्यूमर, तीसरे ट्रॉफिक लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे टर्शरी कंज्यूमर, फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल तक भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो कम होती जाती है ना, आपको भी पता है कि केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। तो एनर्जी कम होती जा रही है, तो उस एनर्जी पे जिंदा रहने वाले ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन भी तो कम होता जाएगा, तभी तो ये सिकुड़ता जा रहा है ना। नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते थे, पहला ट्रॉफिक लेवल, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही क्यों बनाया? अब समझ में आया, एनर्जी कम होती जा रही है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि टर्शरी क्वार्टर लेवल पे 10 जूल एनर्जी है, तो प्रोड्यूसर लेवल पे बताओ, तो केवल 10% जा रहा है आगे, तो इसका मतलब उसके पहले 100% रहा होगा। तो 10 जूल का 100% यानी 1 जीरो और बढ़ा दो, 100 जूल यहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा 1000 जूल, तो प्रोड्यूसर पे 10,000 जूल। तो आपका आंसर आ गया। तो अगर नीचे जा रहे हो तो एक एक जीरो क्या कर दो, बढ़ा दो, और अगर फूड चेन में अगले ट्रॉफिक लेवल पे ऊपर जा रहे हो तो एक एक जीरो कम कर दो, क्योंकि केवल 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है। इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट, अब फूड चेन में खास बात यह है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म को खाने वाले बहुत लोग होते हैं, और उस ऑर्गेनिज्म के पास खाने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, है ना। बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं? जैसे ये बगुला है, बगुला मछली भी खा रहा है, बगुला फ्रॉग भी खा रहा है। तो यहां दो फूड चेन आपस में क्या हो रही है, लिंक हो रही है, और ऐसा होता भी है नेचर में। तो जब बहुत सारी फूड चेन आपस में लिंक हो जाए, मिक्स हो जाए, तो उसे कहते हैं फूड वेब। तो ये आपका फूड वेब का डायग्राम है। तो नेचर में फूड वेब एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसको अलग अलग देखोगे तो ये फूड चेन है, ये अलग फूड चेन, ये अलग फूड चेन, ये अलग फूड चेन है, लेकिन सब आपस में मिक्स है तो फूड वेब बन गया। ठीक है, चलिए फिर अब आपने इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो देखा, तो प्रोड्यूसर के पास एनर्जी कहां से आई? प्लांट से। प्लांट्स के पास एनर्जी कहां से आई? प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स, उसके पास एनर्जी है सनलाइट से। तो सनलाइट से एनर्जी किधर गई? सनलाइट की एनर्जी गई प्रोड्यूसर के पास, और प्रोड्यूसर सनलाइट का केवल 1% एनर्जी ही ट्रैप कर पाते हैं। फिर उस 1% एनर्जी से प्रोड्यूसर ने जितना भी खाना बनाया, एनर्जी बनाई, उसका केवल 10% वो अगले लेवल पे ट्रांसफ़र करते हैं हर्बीवोर्स पे, यानी प्राइमरी कंज्यूमर पे। फिर प्राइमरी कंज्यूमर उसका भी 10% सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कार्निवोर्स पे ट्रांसफ़र करती है, और फिर वो भी केवल 10% अगले लेवल पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो एनर्जी का फ्लो आप क्या देख रहे हो? यूनिडायरेक्शनल है इकोसिस्टम में। एनर्जी का फ्लो क्या है? यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमने कंप्लीट बायो के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम मैंने आपको समझा दिए, पढ़ा दिए, लेबलिंग भी समझा दी, और उस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी करा दिया। तो आई होप कि अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो बस संकल्प भारत फाउंडेशन में राघवेंद्र सर के साथ जुटे रहिए, बोर्ड एग्जाम में आप फोड़ के रख दोगे। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।